कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेकर आया हूं और प्रयास यही रहेगा कि एक ही वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ समझा दिए जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न से। अपराध से क्या आशय है, अपराध को परिभाषित कीजिए। तो अपराध की परिभाषा हमें धारा 40 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। अपराध की परिभाषा हमें धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित कराई गई है। इसके लिए मेरे पास एक पोयम भी है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। 4 अक्षर का अपराध तुम्हारा, 4 अक्षर का अपराध तुम्हारा शून्य बना देगा। 4 अक्षर का अपराध तुम्हारा शून्य बना देगा, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि अपराध को धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कोई भी ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध है, कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध है या समाज या व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है, उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे कि सामने आप डेफिनेशन देख भी सकते हैं कि धारा 40 के अनुसार प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कृत या कृत का लोप, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध है या कोई ऐसा कार्य जिससे विधि आपको करने के लिए कहती है और आप नहीं करते, दोनों को ही अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और यहां पर परिभाषा ब्लैकस्टोन और स्टैफिन ने हमें दी गई है, जिसे आप याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के आवश्यक तत्व में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिनमें अपराध माना जाता है। तो इन्हें बड़ी ही सरलता से समझने का प्रयास करते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति का होना, यानी अपराध करने का कार्य कोई भी निर्जीव तत्व नहीं कर सकता। आईपीसी में केवल मानवों के लिए ही जो कानून है वो बनाए गए हैं, यानी अपराध वही माना जाएगा जो किसी मनुष्य द्वारा किया जाए। दूसरा, क्षमता, मनुष्य में अपराध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अगर कोई 7 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका अगर किसी अपराध को कर देती है तो यह माना जाता है कि वह एक दुर्घटना तो हो सकती है, पर कहीं ना कहीं प्री प्लान उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। तो अगर कोई 7 वर्ष से कम का आयु का बालक या बालिका कोई अपराध कर देती है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई पागल, दिवालिया, मंदबुद्धि व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे दंड प्रदान नहीं किया जा सकता। तो अब तक मैंने 2 पॉइंट अब तक आपको बताए हैं। सबसे पहले अपराध का पहला तत्व है कि कम से कम एक व्यक्ति का होना। नंबर 2, अपराध करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3 है दुराशय। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जब तक कि वह किसी द्वेष, दुर्भावना के ना किया जाए। यानी कि आप समझिए, अगर कोई भी कार्य किया गया है तो किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी दुर्भावना के साथ किया गया होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य बिना दुर्भावना के करते हैं तो उसे मिस्टेक तो कहा जा सकता है, भूल तो कहा जा सकता है, पर उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो आइए पहले मैं आपको कुछ हेडिंग याद करवाता हूं। कम से कम एक व्यक्ति का होना, व्यक्ति में अपराध करने की क्षमता होना, दुराशय होना, निश्चित उद्देश्य होना। कोई भी अपराध बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता। केवल विचार को अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने मन में अपराध करने का विचार कर रहा है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है जो किसी व्यक्ति, समाज या विधि के विरुद्ध हो। इसके बाद है प्रयत्न। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ओर से अपराध करने का प्रयास कर दिया है, अब अपराध पूरा हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई, दूसरा व्यक्ति अपना सतर्कता के कारण उस गोली से बच जाता है,
तो ऐसे में ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अपराध तो हुआ ही नहीं है, वो व्यक्ति तो मरा ही नहीं है। तो यहां पर मरना या घायल होना आवश्यक नहीं है। उसके पास बंदूक थी, उसने तो उसका इस्तेमाल कर लिया ना, तो यानी कि उसने अपनी तरफ से प्रयास कर चुका था कि सामना वाला व्यक्ति मारा जाए, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद जो अपराध है, जो आपराधिक कार्य है, वो किसी व्यक्ति, समाज और विधि के विरुद्ध होना चाहिए। यानी कि कोई ना कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को, समाज को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपराध की विभिन्न स्तर। अपराध को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप नीचे हेडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले है आशय। किसी व्यक्ति के मन में कुछ कल्पनाएं चल रही है कि मैं उस व्यक्ति का ऐसे बुरा कर दूंगा, ऐसे मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा, तो यहां पर विचारों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह वास्तविक रूप में उसको किया ना जाए। नंबर 2 है तैयारी। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो तैयारी को भी अपराध नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ साधन इकट्ठे किए और उसे लगा कि मैं इससे कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जो समाज को नुकसान पहुंचाएगी या फिर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाऊंगा, तो उसे तैयारी कहा जाएगा, परंतु वह भी अभी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। परंतु कुछ इसके अपवाद भी हैं जहां पर मात्र तैयारी को ही अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब उसके लिए कुछ सेक्शन आप याद करें। सबसे पहले तो तैयारी को धारा 121 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद है कि 122, 126, 122, 126, 399। 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, 10 वर्ष की सजा है, इसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। 126 भारत के मित्र देशों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, यानी ऐसे राष्ट्र जिनसे कि भारत के मैत्रिक संबंध है और आप उनके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उसे भी यहां पनिशेबल माना गया है। इसके बाद है डकैती। अगर मान लीजिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूटमार या किसी को पैसा छीनने या संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से कोई तैयारी कर रहे हैं और इसकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो जाती है, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है और तैयारी मात्र के कारण ही उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। इसके बाद आते अगले पॉइंट पे, प्रयास। प्रयास जैसे हत्या का प्रयास, धारा 307 आपने बहुत बार सुना होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके बाद है जी मानववध, 308 है। आत्महत्या 1 वर्ष की सजा है सर, आत्महत्या के लिए 1 वर्ष तक की सजा है और इसका सेक्शन है 309। इसके बाद है लूट। तो अभी मैं आपको आगे वाले आने वाले प्रश्नों में समझाऊंगा कि चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर है। फिलहाल तो आप इनके सेक्शन याद कीजिए। तैयारी में हमने पढ़ा था 399 डकैती के लिए और यहां पर है लूट 393 के अंतर्गत। तो एक बार रिपीट करते हैं। 121 में तैयारी की परिभाषा दी गई है, 122, 126 और 399। 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, 126 भारत के मैत्रिक देशों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, 399 डकैती। इसके बाद जहां प्रयास को दंडनीय मांगा गया, प्रयास को धारा 123 में परिभाषित किया गया है और हत्या का प्रयास 307, मानववध 308। इसके बाद है आत्महत्या के लिए धारा 309 और लूट के लिए 393 में वर्णन किया गया है। इसके बाद है पूर्णता। जब कोई व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास कर लेता है और वो उस कार्य में सफल भी हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति, समाज को हानि पहुंचा देता है, तो वहां पर अपराध को पूर्ण माना जाता है और उसके लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान होता है। यानी अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसे निश्चित रूप से सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपराधिक मन स्थिति क्या होती है? मैंसरिया, जैसे कि आपने कई बार इस वर्ड को सुना भी होगा। दुराशय, कोई भी कार्य बिना किसी द्वेष के, दुर्भावना के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए मैंने अपना घर बनवा रहा हूं, उसके लिए हमने एक फ्लैश का गड्ढा खुदवाना था। हमने गड्ढा खुदवाया जो कि मकान के ही एक हिस्से में बनाया गया था। अचानक कोई व्यक्ति
किसी भी कारण से हमारे प्लॉट में आ जाता है रात में या दिन में भी कह सकते हैं, और वह उस गड्ढे में गिर जाता है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मैंने गड्ढा उसके घर के बाहर तो खोदा नहीं था, सार्वजनिक जगह पे भी नहीं खोदा था, अपने प्लॉट के अंदर था और वह मेरे प्लॉट के अंदर आया और गड्ढे में गिर के मर गया। तो बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मैं उसको पहले से परिचित था? नहीं। क्या मैं उसको मारना चाहता था? नहीं। क्या मेरी उससे कोई शत्रुता थी? नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपराधी कैसे हो गया भाई साहब? तो इसीलिए दुराशय कहा जाएगा दुर्भावना को। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जंगम संपत्ति को परिभाषित की। तो सर अगला प्रश्न है, जंगम संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसे अकाउंटेंसी में तो चल संपत्ति कहते हैं, परिवर्तनशील संपत्ति भी कहा जा सकता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई नहीं होती, जैसे आपका सोना, चांदी, पैसा, रुपया, ये सब क्या है? ये जंगम संपत्ति कहलाती हैं, जिनको चुराया जा सके, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, जिनमें परिवर्तन किया जा सके, यानी उनको बदले कोई दूसरे वस्तु को प्राप्त किया जा सके, उन्हें जंगम संपत्ति कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि धारा 123 में प्रयास को परिभाषित किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति या समाज को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे प्रयास कहा जाएगा। और प्रयास का मतलब यह है कि जो भी मेरे पास कार्य करने की क्षमता थी मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, अब सामने वाले को हानि हो या ना हो वह तो बात की बात है, पर मैंने तो अपने से कोशिश की है ना। तो इसके लिए हत्या का प्रयास 307, आपराधिक मानव वध का प्रयास 308, आत्महत्या जिसके लिए 1 वर्ष की सजा है 309 और लूट 393 में परिभाषित की गई है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद है प्रयत्न कब दंडनीय है? तो सर प्रयत्न कब दंडनीय है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए एक डंडा लेकर आया, उसने उस डंडे को लड़ाई के क्षेत्र में लेकर भी गया या उसके घर पे लेकर गया और डंडा मारने के लिए उसने डंडा उठाया, तो अभी इसे प्रयास नहीं कहा जाएगा। पर अगर उसने उस डंडे को चला दिया या बंदूक लेकर गया था तो और बंदूक को चला दिया, तो ऐसे में माना जाएगा कि उसने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया, क्योंकि अब चली हुई गोली को रोका नहीं जा सकता था। क्योंकि अगर उसने गोली चला दी है तो अब तो सामने वाले व्यक्ति की सतर्कता पर निर्भर करता है कि वह उससे बच सकता है या नहीं बच सकता। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8, मात्र तैयारी का दंडनीय है। अब इसके लिए मुझे फटाफट कमेंट करके सेक्शन बताइए जरा। मैंने भी आपको बताए थे 122, 126 और 399। 122 किसके लिए था? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी। 126 भारत के मैत्रिक देशों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी। इसके बाद 399 था डकैती के लिए। क्या इसके अलावा भी कोई बन सकता है? जी हाँ, इसके अलावा एक और सेक्शन बन सकता है कूट सिक्के। यदि आप नकली सिक्के बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में तैयारी मात्र को ही अपराध माना जाएगा। कूट सिक्कों को आईपीसी की धारा 232 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और 233, 34 और 35 में इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद आते हैं, एक छोटा सा प्रश्न बनता है जो शॉर्ट में आपके पास आ सकता है, तो मैंने लिखा तो नहीं है पर मैं समझाऊंगा आपको अवश्य ही। प्रश्न नंबर 9 है, अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है? तो आपने बचपन में हिंदी में पढ़े होंगे सर विलोम शब्द, तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि नैतिकता क्या है? सभी व्यक्तियों का सम्मान करना, सभी के हितों की रक्षा करना, सभी के लिए अच्छे कार्यों को करना नैतिकता कहलाती है। जबकि अपराध क्या है? दूसरे की वस्तु को छीन लेना, दूसरे की वस्तु को नुकसान पहुंचाना, किसी समाज या व्यक्ति के लिए हानिकारक कार्य करना अपराध कहलाता है। तो यानी कि मेरा मानना यह है कि जहां अपराध है वहां नैतिकता नहीं हो सकती और जहां नैतिकता है वहां अपराध का लोप पाया जाएगा। ठीक है सर, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जहां पर है जी सद्भावना।
कोई भी ऐसा कार्य जो बिना सावधानी के, बिना उचित सतर्कता के किया जाता है, उसे सद्भावना नहीं माना जा सकता। तो सद्भावना को जो परिभाषित किया गया है धारा 52 में किया है। अब आप इस धारा को कैसे याद रख सकते हैं? सर आपको याद होगी कपट का सेक्शन लगता है 25, ठीक है ना, और कपट का उल्टा है सद्भावना। कपट का सेक्शन कौन सा लगता है सर? 25। तो कपट जहां नहीं है वहां सद्भावना है, तो उसके लिए क्या हो गया, इसको पलट दिया तो क्या बन गया 52। तो आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। और भी कोई आपके पास आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट करके वो भी भेज सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा कार्य जो बिना सावधानी, बिना विश्वास और बिना सतर्कता के किया जाता है तो उसे सद्भावना नहीं माना जा सकता। जैसे कि यहां पर मैंने केस भी दिया है, इस केस को मैं आपको शॉर्ट में याद करवाता हूं। पूनम वर्मा और डॉक्टर अवनीश पटेल। यहां पर बताया गया कि अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर किसी व्यक्ति की सर्जरी कर देता है तो उसे सद्भावना नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे घोर अपराध माना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दवाइयां देने का तो अनुभव है, पर उसे ऑपरेशन करने का अनुभव है ही नहीं, और उसने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, लगे हाथ आज क्या करते हैं, ऑपरेशन भी कर देख लेते हैं, और करेंगे तो अच्छा ही होगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको पहले उसके लिए कहीं ना कहीं एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां दूसरे व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा हुआ है। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं बात को? तो इसको सद्भावना बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं सर कूटकरण। अभी मैंने आपको इससे पहले बताए थे कूट सिक्के, तो सर वो कूट रचना थी, ठीक है ना, और उसको परिभाषित किया गया था किस में? 232 में, और सजा का प्रावधान था 233 और 235 में। अब है जी कूटकरण। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, ये गलती से चारा लिखा गया, चारा नहीं है, चारा तो गाय खा जाती है, ठीक है ना, 28 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति एक किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करता है जो किसी दूसरी वस्तु से हूबहू मिलती जुलती है, यानी इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक फ़ोन है ओप्पो कंपनी का, मैंने भी अपना एक फ़ोन बनाया, क्वालिटी हल्की थी, ब्रांडेड नहीं था मेरा फ़ोन, ठीक है ना, लोग उसकी पहचान भी नहीं रखते थे, तो मुझे लगा यार ये फ़ोन कैसे बिकेगा, और मैंने उसके ऊपर उसका बिल्कुल शेप ओप्पो जैसा बना दिया, वीवो जैसा बना दिया, या एप्पल बना दिया, और उसकी मैंने नकल को बाजार में उतार दिया, जिससे कि लोग भ्रमित होकर एप्पल समझ के कम कीमत में उसको ले लें। तो इसे ही कूटकरण कहा जाएगा। यानी किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो किसी दूसरी वस्तु से मिलती जुलती हो, या जिसको देखकर सरलता से अंतर ना किया जा सकता हो, तो उसे कूटकरण की श्रेणी में रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सदोष लाभ। सदोष लाभ को धारा 23 में परिभाषित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहां पर सदोष लाभ क्या है? अगर कोई वस्तु आपकी है ही नहीं और आपने उसे अपनी मानकर रख लिया, तो इसे सदोष लाभ कहा जाएगा। अब इस चीज को समझिए जरा एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कि आप एक कोरियर सर्विस में काम करते हैं और आपको एक पार्सल मिला कि किसी व्यक्ति के घर पहुंचाकर आना है। आप उस पार्सल को लेकर गए और वह व्यक्ति वहां पर नहीं है। अड़ोस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि ये व्यक्ति तो यहां से जा चुके हैं, मर चुके हैं, या कोई भी दुर्घटना हो चुकी है, और मुझे लगा कि यार अब इस पार्सल को किसी और को क्या देना, क्या वापस करना, और मैंने उस पर साइन किए कि ये फलाने व्यक्ति ने इसको प्राप्त कर लिया है, और मैं उसको अपने घर ले गया और मैंने उस वस्तु का इस्तेमाल भी शुरू कर लिया। तो क्या ये अपराध नहीं है? बिल्कुल है। मेरा फर्ज क्या बनता था कि मैं जिस व्यक्ति ने उस सामान को मुझे देने के लिए कहा था, मैं उसे वापस करके आता कि भाई ये व्यक्ति तो मर चुका है, या वहाँ पे नहीं रहता, या इसका स्थान चेंज हो चुका है, और ये व्यक्ति के पास आप ही वस्तु पहुँचा दीजिए, इसको हम नहीं पहुँचा पाएंगे। पर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? उसको अपने पास रख लिया। तो इसे कहा जाएगा सदोष लाभ। इसी का अपोजिट है सदोष हानि। अब देखा जाए तो मुझे तो इस एक्ट में लाभ हुआ
और जिस व्यक्ति को वास्तव में वो संपत्ति मिलने वाली थी या जिस व्यक्ति ने वो संपत्ति वास्तव में भेजी थी, उसे क्या हुआ, सदोष हानि का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? ठीक है ना, बिल्कुल करना पड़ा है। तो यानी कि जो फायदे में है वो सदोष लाभ है, और जिस व्यक्ति को मिलने चाहिए था अधिकार उसको नहीं मिला तो वो कहलाएगी सदोष हानि। आगे बढ़ते हैं। सामान्य आशय, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही उद्देश्य को दिमाग में रखकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो उसे सामान्य आशय कहा जाता है। सामान्य आशय को धारा 34 में परिभाषित किया गया है, और मैंने इस सेक्शन को याद किया कि भाई 3-4 व्यक्ति मिलकर कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हैं, 3-4 व्यक्ति मिलकर कोई गलत कार्य करने का प्लान कर रहे हैं तो इसे सामान्य आशय माना जाएगा। अब सामान्य आशय के आवश्यक तत्व क्या हैं? सबसे पहले जी अपराध का होना। कोई भी कार्य मैंने बताया था कि अगर सिर्फ मन में चल रहा है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध कब है? वो जब उस एक्ट को आपने कर दिया है। तो अपराध होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उनकी पहले से तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और उनके मस्तिष्क का आपस में मिलान होना चाहिए। मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं साथ मिलकर कहते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, और चोरी करने के उद्देश्य से उन्होंने एक प्लान बनाया, कैसे जाना है, क्या करना है। एक व्यक्ति को कहा भाई तू तो बाहर खड़ा रहिए, और जैसी कोई आए, पुलिस अगर आए, कोई जाग जाए तो आप शोर मचा देना या हमें इशारा कर देना, हम अपना एकदम सचेत हो जाएंगे। तो चांस की बात है कि जिस व्यक्ति को इशारा करने के लिए कहा था उसने समय से इशारा नहीं किया और सभी व्यक्ति पकड़े जाते हैं। तो यहां पर वो सभी व्यक्ति पकड़े जाते हैं। तो जो व्यक्ति बाहर खड़ा था वो ये नहीं कह सकता कि अरे भैया मैंने थोड़ा ना चोरी किया, मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है। अरे भैया आप यहाँ पर मुआयना तो कर रहे थे, आपका प्लान तो यही था ना कि भैया तो बाहर खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान रूप से सजा प्रदान की जाएगी और माना जाएगा कि एक व्यक्ति का किया गया कार्य के लिए सभी, और सभी व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति उतना ही उसमें भागीदार होगा। तो यहां पर सभी को बराबर की सजा प्रदान की जाएगी। अब यह 2 शब्द आते हैं, एक तो है सामान्य आशय जिसको धारा 34 में परिभाषित किया गया है, दूसरा है सामान्य उद्देश्य। तो अगर कभी परीक्षा में सामान्य उद्देश्य आए तो उसको परिभाषित किया गया है 149 में। तो उसको कहां परिभाषित किया गया है? 149 में। एक्चुअल में अब वीडियो काफी मेरे ख्याल से लंबी हो चुकी है, बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है पूरी आईपीसी को एक वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो मानकर चले कई घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कपट से क्या आशय है? कपट को भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 25 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कोई भी कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति को, समाज को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति या समाज को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे कपट कहा जाता है। कपट में के अलावा इसमें मिथ्या वर्णन, भूल आदि तत्वों को भी मैं आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कराऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।